हमारे संवाददाता आनंद जो पहले डीएम के दफ्तर पहुंचे हुए थे, वहां से कुछ ही देर में कनात समेटी गई, तंबू उखाड़े गए और टीवी के तरफ फोकस शिफ्ट हो गया है। आनंद, हमारे संवाददाता क्या बता रहे हैं? देखिए जरा, ये देखिए जरा, ये है विसिल का जलवा। विसिल पोडू आप अक्सर सुनते होंगे, ये असल में GOAT, ये जो इन्होंने फिल्म बनाई थी उसका एक गाना है जो बहुत चला और अभी तो विक्ट्री हो ही रही है, विजय की जय जयकार हो रही है वहां पर। लेकिन आनंद के पास क्या बताने के लिए, ओवर टू यू आनंद। जी देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हम पहले डीएम के ऑफिस में थे, लेकिन जैसे ही वहाँ से सामियाना हटा तो हम सीधा टीवी के दफ्तर आ गए। हालांकि जो टीवी के का दफ्तर है वो चेन्नई में, बाकी जो दलों के दफ्तर उनसे सबसे दूर है, इससे थोड़ा आने में यहाँ वक्त लगा। और यही वजह है कि यहाँ पे अभी कुछ ही सपोर्टर्स भी पहुँचे हैं टीवी के। जैसे से रुझान आने शुरू हुए हैं तो टीवी के सब सपोर्टर्स यहाँ जो टीवी के हेडक्वार्टर वहाँ पहुँचना शुरू हो गए। अभी काफ़ी कम संख्या में, लेकिन धीरे धीरे और सपोर्टर्स यहाँ पर आएंगे। जिस तरह से जो रुझान सामने आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तमिलनाडु में उभर रही है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो विजय की लोकप्रियता थी फिल्मों में, उसको उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत के तौर पर बदलने में सफलता पाई है। उसको तो इनके दफ्तर से इनके घर की दूरी कितनी है? घर आसपास है या दूर है? के बाद ऐसा होगा भारत की राजनीति में। जी, घर तो उनका दूर है, लेकिन ये जरूर है कि उनका जो दफ्तर है बहुत शानदार दफ्तर है। जब अंदर अभी जब गेट खुलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि दफ्तर उन्होंने बहुत शानदार बनाया। और ठीक दफ्तर के जो दफ्तर बना है वो यहाँ से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर बीच है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस तरह के एक्टर हैं विजय और जिस तरह की उनकी पसंद है, उसी हिसाब से उन्होंने अपनी पार्टी दफ्तर ही बनाया है, उसका लोकेशन भी तय किया है। और हम जब आ रहे थे तो रास्ते में जगह जगह पे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, बैरिकेडिंग कर दिए गए थे। यानी कि पुलिस को भी ये मैसेज जा चुका है आने के बाद से कि कहां उनको जाना है, कहां शाम की तैयारी करनी है, कहां पे सुरक्षा के बंदोबस्त करना है और कहां भीड़ जुटेगी। तमिलनाडु में व्यवस्थाएं बदलती हुई नजर आ रही हैं और वाकई एक्टर विजय ने कमाल कर दिया है। जो कारनामा रजनीकांत नहीं कर पाए, जो कमल हासन नहीं कर पाए, वो एक्टर विजय ने कर दिखाया है। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयशंकर जी, इस कारनामे को, इस अजूबे को आप कैसे देखते हैं? थोड़ी देर पहले आनंद ही हमें बता रहे थे कि एक्टर विजय के पास उतना बड़ा कोई संगठन नहीं था, यहां तक कि उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं थे जो कि वोटर्स को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाएं। जो अलग अलग उनके फैन क्लब्स बने हुए थे, उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसमें यह कारनामा कर दिखाना कितनी बड़ी बात? नहीं समीर, सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु के मतदाता एडीएमके और डीएमके दोनों की राजनीति से ऊब चुके थे। जो फ्री बीज बांट करके आम जनता तो आम जनता रही, लेकिन डीएमके चाहे एडीएमके के नेता समृद्ध होते गए, समृद्धशाली होते गए। तो ये सब देखते हुए और विजय ने अपनी फिल्मों के जरिए भी एक योद्धा की छवि बनाई थी। जननायक वाली छवि बनाई थी। उसका लाभ मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था। जो पहली रैली हुई जिसमें भगदड़ मची, लोग मरे थे, उसको देखते हुए एक तरह के इंडिकेटर मिलने लग गए थे कि अब तमिलनाडु से जो डीएमके या डीएमके की राजनीति खत्म होने वाली है। विकल्प चाहते थे लोग और वो विकल्प मिल गया। लेकिन अगर थोड़ा पीछे रह जाते हैं बहुमत से तो फिर क्या होगा? शंभुनाथ जी, आपका असेसमेंट क्या कहता है? बीजेपी एआईएडीएमके के गठबंधन में जाएंगे? देखिए, वो जो उनकी लड़ाई थी वो डीएमके से थी। तो मुझे लगता है कि शायद एडीएमके से कुछ लोग उनको सपोर्ट करें या टूट जाए एडीएमके, यही हो सकता है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस से ही कुछ लोग, क्योंकि डीएमके से ही उनकी लड़ाई है ना जी। नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है जब सरकार बन रही होती है किसी की, तो इसमें भी आप हैरान मत होइएगा कि डीएमके से भी निकलकर कुछ लोग कहें कि हम कुछ लोग कांग्रेस और बीजेपी तो तैयार है। लेकिन निकलने के लिए मान लीजिए ये 60 सीटें भी जीत जाती है डीएमके, काफी लोग चाहिए। हो सकता है कि अभी तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी वहां पर इन रोड बना रही है, अब वहां सत्ता में आ रही है। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जहां थी असम में, वहां और ज्यादा मजबूत हो रही है। ज्योतिर्मय तालुकदार, इस हिसाब से आप क्या नोट कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, ये मैं देख पा रहा हूँ कि पहले जैसे बीजेपी ऑलरेडी सरकार में थी, सर्बानंद सोनोवाल की सरकार थी पहले, उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, उसमें आप देखेंगे 75 वर्सेस 50, बीजेपी प्लस was 75। अब हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी प्लस इज 96। तो तीसरी बार के लिए बीजेपी आ रही है और हिमंता के साथ और इतनी ज्यादा सीटों के साथ आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस बार इसकी वजह क्या है? ये प्रो इनकम्बेंसी है, मतलब पहले से ज्यादा काम को सराहकर और ज्यादा लोग वोट दे रहे हैं।
एग्जैक्टली और इसमें एक बात है, जो हम बंगाल की बात कर रहे थे, वो असम में वैसा नहीं हुआ। जो बेनिफिशियरी स्कीम्स इस बार हिमंत बिस्वा शर्मा ने और बहुत ज्यादा स्कीम्स लाए थे। बेनिफिशियरी स्कीम्स इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले फॉर एग्जांपल बहुत सारी महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए थे और अरुणोदय स्कीम ऑलरेडी है, तो बहुत सारी स्कीम है। उन्होंने 1 लाख नौकरी की बात की थी, तो उसमें से काफी सारी नौकरियां उन्होंने दी है। लेकिन इसके अलावा घुसपैठियों वाला मुद्दा भी दोनों ही जगहों पर चलता हुआ नजर आया है क्या, आसाम में भी और पश्चिम बंगाल में भी, जो बीजेपी की तरफ से प्रमुखता से उठाया गया? हाँ जी, तो वो बात चलती आ रही है, वो बात असम में चलती आ रही है, लेकिन मुझे लगता है इस बार हिमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार थी उन लोगों ने थोड़ा उस बात से दूर आके मेनली जो बेनिफिशियरी स्कीम की एक है वो उसमें बात की है। और हिमंत बिस्वा शर्मा का इस बार ये था कि 100 पार करना है, बीजेपी का था कि 100 पार करना है।